जी मैम, जी मैम। अच्छा, ओके। हेलो। गुड इवनिंग मैम। यस। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं पहले इंट्रोड्यूस करूंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम गया जी, बिहार। आईएफपीएच द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1200वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग एक मिनट साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित है होम्योपैथिक जगत की एक प्रतिभाशाली, शोधमुखी एवं समर्पित शिक्षिका एवं चिकित्सक डॉक्टर विनीता नीरज कुमार। डॉक्टर विनीता HMS, MD एवं DNHE योग्यताधारी हैं। वर्तमान में वे अरिहंत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वर्णिम स्टार्टअप एवं इनोवेशन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी की HOD एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। उन्होंने 5 वर्षों से अधिक का अकादमिक अनुभव, 8 वर्षों का क्लिनिकल अनुभव तथा 7 वर्षों से अधिक का शोध अनुभव प्राप्त किया है। वे चिकित्सा शिक्षा, क्लिनिकल प्रैक्टिस एवं रिसर्च तीनों क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दे रही हैं। डॉक्टर विनीता ने डॉक्टर विनीता के अब तक 29 शोध पत्र विभिन्न UGC अप्रूव्ड नेशनल, इंटरनेशनल एवं पीयर रिव्यूड जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। उनके शोध का मुख्य केंद्र नई औषधीय संभावनाओं की खोज, केस स्टडीज एवं होम्योपैथिक में नवीन विकास रहे हैं। वे नवाचार एवं बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रही हैं। उनके द्वारा विकसित स्मार्ट पिल डिस्पेंसर का पेटेंट डिजाइन पंजीकृत किया गया है, जो चिकित्सा एवं तकनीक के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। डॉक्टर विनीता कुमार का व्यक्तित्व शिक्षण, शोध, नवाचार एवं क्लिनिकल दक्षता का अद्भुत संगम है, जो उन्हें एक प्रभावशाली चिकित्सक एवं प्रेरणादायक वक्ता भी बनाता है। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके अनुभव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शोध आधारित ज्ञान से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम सभी की ओर से डॉक्टर विनीता नीरज कुमार का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका आज का टॉपिक है हीलिंग बियॉन्ड द स्कैल्पेल, होम्योपैथिक अल्टरनेटिव टू सर्जरी। So now, doctor, over to you, doctor, and most welcome in IFPH webinar. बहुत बहुत धन्यवाद Over to मैम you, आपका। ma'am. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। होपफुली मेरी आवाज आ रही होगी आप तक। Yes, yes. जी। तो मैं जितने भी लोग इस वेबिनार में उपस्थित हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ उपस्थित होने के लिए। और स्पेशल धन्यवाद सानी सर को और दीपमाला मैम को, जिन्होंने कि मुझे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मगर मेरा आज का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम होम्योपैथ्स जो हैं वो सारे के सारे एक अपने ही चार दीवारी में रह गए हैं, और हमें आगे निकलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक थोड़ा सा धक्का चाहिए कि क्या क्या करें जिससे कि हम आगे निकल पाए। हमारी पैथी देश के बाहर भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है, हमारी पैथी देश के अंदर भी सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, कोविड भी आया तो उस समय भी हम लोग सेकंड नंबर, थर्ड नंबर इस तरीके से आ रहे थे। तो वो जो हमारा ट्रेंड है वो हमें चेंज करना है। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे सब डॉक्टर्स, रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स ही अवेलेबल हैं और सारे के सारे लोग अपनी प्रैक्टिस में अवेलेबल हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस माध्यम से लोग मेरे साथ जुड़ें और हम सब मिल करके कुछ नया करें, ताकि लोगों को होम्योपैथी सोचना ना पड़े कि ये कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि हम सारे क्लिनिशियंस को दिखा करके आ गए और उसके बाद हमें लगा कि नहीं, अब तो हमें जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन की या कोई भी दूसरी पद्धति, चाहे वो आयुर्वेदा भी क्यों ना हो, हमें जरूरत नहीं है। तो हम इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएं। पहली चॉइस लोगों की होम्योपैथी होनी चाहिए। जितना अ, हो सकता है उतना अपने पोर्टफोलियो पे वर्क करें, जितना हो सकता है उतना
एज अ सब्जेक्ट वर्क करें। सी हम मैंने क्यों ये सब्जेक्ट चूज किया, इसके दो कारण हैं। पहला कारण इसका ये है कि पहली चीज जो कोई भी सोचता है वो ये सोचता है कि बीएचएमएस के अंदर सर्जरी क्यों रखी है। और दूसरी चीज जो कोई सोचता है वो सोचता है कि अच्छा सर्जिकल कंडीशन में होम्योपैथी यूज होती है, लेकिन हम इसको सबसे लास्ट में एज अ ऑप्शन रखेंगे जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन किसी को ये चीज नहीं पता है कि हमें इनिशियल स्टेज में ही अगर आके सारी चीजें बता दी जाए तो उनके लिए कितना बेहतर रहेगा। तो मैं मैम अपनी स्लाइड शेयर कर सकती हूँ क्या? यस यस एब्सोल्युटली। ओके। क्या मैम ये विजिबल है क्या? नो, आपने शेयर ही नहीं किया है। अब अभी, विजिबल है हाँ मैम? अभी शेयर हो रहा है, यस। ओके ओके ठीक है मैम। जी मैम। तो मेरा हाँ टॉपिक जो अभी है वो विजिबल है, है, यस। थैंक यू मैम, मेरा टॉपिक जो है वो है हीलिंग बियॉन्ड द स्कैल्पल। मतलब कि हम सब इसका मतलब जानते हैं कि किस तरीके से जितनी भी प्रकार की इक्विपमेंट्स होती है जो सर्जरी में यूज होती है वो हमें किस प्रकार से तकलीफ देती है आगे जाके। तो हम उसके बियॉन्ड सोचें। ये एक मिनट, हाँ, ये नेक्स्ट नहीं हो रहा है। हम्म। तो हमारे आज के इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो वो यही रहेगी जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कुछ तरीके के दवाइयों के नाम बार बार सुनेंगे जो कि प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में यूज की जाती है। देखिए इस पूरे सेशन का मकसद कहीं से भी ये है नहीं कि जो ट्रू सर्जिकल कंडीशंस होती हैं जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में ऑलरेडी लिखी हुई हैं उनको हम लोग नजरअंदाज करके एज अ फिजिशियन हम बोले कि नहीं वो भी होम्योपैथी से ही ट्रीट होगी। हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हमको ओवरकम करना है। और कुछ सर्जरी का पार्ट है और कुछ होम्योपैथी का पार्ट है। वो दो एंटिटी साथ में चल सकती हैं, बट एक दूसरे को गिरा के नहीं चल सकती हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि अभी कोई इंटेस्टिनल परफोरेशन वाला पेशेंट आपके पास आया है आप उसे जबरदस्ती होम्योपैथी खिलाइए। क्योंकि जब जो कंडीशन इमरजेंसी की होती है उस कंडीशन में इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही जरूरी होता है। उस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ तब हेल्प कर सकते हैं अपने जबकि आप अपने डॉक्टर या अपने सर्जन या जिन्होंने सर्जरी में पद्धति प्राप्त की है उन लोगों के साथ पैरेलली चल सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि करिकुलम में हमारे सर्जरी यानी बीएचएमएस के एस में सर्जरी है क्यों? तो वो इसीलिए है क्योंकि आपको हर एक सर्जिकल कंडीशन की डायग्नोसिस करनी आनी चाहिए। ये कंडीशन सपोज कोई क्लिनिकल सिम्टम लेके पेशेंट आपके पास आया है कि मेरे पास मुझे क्या कहते हैं एनाल एरिया में से ब्लड निकल रहा है या मुझे पेन हो रहा है, डेफिकेशन के दौरान पेन हो रहा है। तो आपको उस समय उनके साथ क्या करना है वो आपको देखना है। तो आपको अगर डायग्नोसिस ही नहीं पता होगा तो फिर आप आगे उनकी सर्जरी में जाना है उन्हें या होम्योपैथी देना है वो डिस्कस कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो सर्जरी कंडीशन और सर्जरी सब्जेक्ट और सर्जरी नाम बीएचएमएस के अंदर इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इस तरीके की चीजें हमें पता होनी चाहिए। डायग्नोसिस हमको बिल्कुल पता होना चाहिए किसी का भी। दूसरी चीज जो आती है, जब मैं 5 साढ़े 5 साल का मुझे पढ़ाने का अनुभव है। तो उस अनुभव से मैं बस शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे हम रूबरू होते हैं। और वो सेकंड थर्ड ईयर में आके बस सर्जरी सब्जेक्ट हमको पास करना है ना इसीलिए हमें पढ़ना है, वो ये सोच के और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन्हें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ये क्यों पढ़ाया जाता है। ये एक प्रोग्रेसिव स्टडी होती है। तो सर्जरी का जो मेन मुद्दा है वो इसीलिए है। अब हम स्काल्पल की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम डेली रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि स्काल्पल से मेनली क्या प्रॉब्लम होती है। सपोज आप कोई डिजीज लेकर के या फिर कोई सर्जिकल कंडीशन लेकर के डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको वो बहुत ही इन्वेसिव प्रोसीजर,
एनेस्थीसिया, फिर आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़े आफ्टर दैट प्रॉब्लम, फिर आपकी रिकवरी में बहुत टाइम लगे, फिर वो सब चीजें आपको आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर कर देती है। तो वो हमें खत्म करना है, इसीलिए हम होम्योपैथी ऑप्ट करेंगे। अब जहाँ की हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि सर्जरी और होम्योपैथी को साथ में लेके चलना है, तो हम साथ में लेके कैसे चल पाएंगे? तभी चल पाएंगे जब हम ये देख पाएंगे कि सर्जरी और होम्योपैथी ये दोनों के दोनों पैरेलली कैसे चलते हैं। एक दूसरे को ऐसा नहीं बोलना है कि इसमें क्या है और इसमें क्या नहीं है, हमें बस ये देखना है कि ये किस चीज को फिल करता है। सपोज इट इज लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स, वन ब्लैंक इज फिल्ड बाय होम्योपैथी एंड वन ब्लैंक इज फिल्ड बाय सर्जरी। हमको बस इस तरीके से एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो हम सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं कि जो सर्जरी होती है, इट रिमूव्स द डेड टिश्यू, मगर होम्योपैथी क्या करती है, वो हीलिंग के प्रोसेस को, हीलिंग के रिस्पॉन्स को तेज करती है। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा हमारे पास एक तो है कि सपोज देर इज अ फ्रैक्चर। सी, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल ही देती हूँ, लाइव एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ। आई वॉज हैविंग अ फ्रैक्चर ऑफ टिबियल अपर एंड, दैट इज कम्यूटेड फ्रैक्चर, इन द ईयर 2020 व्हेन आई वाज स्टडिंग इन माय एमडी। तो दरमियान मेरा ऐसा कम्यूटेड फ्रैक्चर हुआ कि डॉक्टर ने बोला मुझे कि ये टिबियल फ्रैक्चर है आपका, एंड जो आपकी हीलिंग है, इट विल टेक 12 वीक्स एटलीस्ट फॉर यू टू स्टैंड अप एंड वॉक। मैंने बोला कि ठीक है, इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन बिकॉज इट वाज अ क्लोज फ्रैक्चर, इट वाज नॉट अ ओपन फ्रैक्चर, सो नोबडी कैन सी कि क्या है अंदर। सो एक्सरे में पता चला इट वाज कम्यूटेड फ्रैक्चर अपर एंड ऑफ टिबिया। तो आप अभी 12 हफ्ते 16 हफ्ते से पहले आप खड़े नहीं हो सकते हो, आप प्लास्टर लगाओ और आप बेड पे पड़े रहो। देन मैंने क्या स्टार्ट किया, मैं सेल्फ एक्सपेरिमेंट करने में और सेल्फ रिसर्च करने में बहुत माहिर हूँ। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी स्टार्ट की अलोंग विद द एलोपैथिक ट्रीटमेंट। लाइक मेरा फ्रैक्चर का प्लास्टर ऑलरेडी हो गया था, मैंने उसके साथ में होम्योपैथी लेनी स्टार्ट करी। तो वो लेने के दरमियान जब मैं आफ्टर 8 वीक्स अपने डॉक्टर के पास गई, तो उसने जो एक्सरे लिया, उस एक्सरे को देखने के बाद वो भी मुझे पूछने लग गया कि तुम खड़ी कैसे हुई, ऐसे खड़े हो ही नहीं सकते इतनी जल्दी। जब 12 वीक बोला था तो 12 वीक जरूरी है, 12 वीक से पहले तुम खड़ी कैसे हुई? तो ये हीलिंग रिस्पॉन्स है। अगर मैंने प्लास्टर नहीं लिया होता, खाली होम्योपैथी खाई होती, तो वो प्रॉपरली एड्रेस हो ही नहीं पाता। तो साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में एंड प्लेटिंग के साथ में, देयर इज अ टाइटेनियम प्लेटिंग प्लांटेड इन माय टिबियल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो उसके साथ में कैसे होम्योपैथी लेकर के और मैंने स्टिमुलेट किया हीलिंग प्रोसेस को, ये उसका एग्जाम्पल था। सेकंड, हम सब जानते हैं, ऑर्गेनॉन में भी हम सब ने पढ़ा है कि इमीडिएट मैकेनिकल करेक्शन होता है कोई भी सर्जरी हो तो। सपोज किसी को कोई बहुत लास्ट स्टेज कैंसर भी है, सपोज किसी को 4th डिग्री पाइल्स है, तो उसने इमीडिएट सर्जरी कराया टू गेट रिड ऑफ ओनली मैकेनिकल थिंग, मैकेनिकल करेक्शन। बट होम्योपैथी के अंदर हमको इंडिविजुअलाइज्ड सिम्टम मिलते हैं, जिसके वजह से हम उनका मैनेजमेंट पूरा एक फ्लो में कर पाते हैं कि ठीक है, ये इंडिविजुअल ऐसा है, इसको ये मेडिसिन सूट करेगी, इसकी ये डिजीज के लिए ये मेडिसिन सूट करेगी। देन कंडीशन आती है इमरजेंसीज। सपोज कुछ बहुत इमरजेंसी है, अपेंडिसाइटिस पेशेंट को हुआ हुआ है, अपेंडिसाइटिस बर्स्ट इनसाइड द एब्डोमेन, तो उस कंडीशन में हम सर्जरी में जाएंगे, लेकिन होम्योपैथी क्या करेगी, इट एक्ट्स एज अ सपोर्टिव एलिमेंट इन द क्रॉनिक और फंक्शनल डिसऑर्डर, जिसके अंदर पूरा फंक्शन डिसअरेंज्ड हो गया होता है, जो हमने ऑर्गेनल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दूसरी चीज आती है, जो सर्जरी होती है वो स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट होती है। इट ओनली लाइक कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसको वो करेक्ट करके आपको दे देगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है कि वो रियकर नहीं हो। तो फंक्शनल और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको होम्योपैथी से ही मिल सकता है। देन हम कुछ कुछ मेडिसिन की बात करेंगे जो कि प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में यूज होती है। बट इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है हमको कि होम्योपैथी सर्जरी को रिप्लेस कभी नहीं कर सकती है। अभी न्यू कुछ अमेंडमेंट्स इस तरीके से भी आए हैं जिसमें कि स्पेशलाइज्ड कंडीशन में आपको एमडी स्टार्ट होने वाली है, लाइक इन ऑर्थोपेडिक, इन डेंटल, इन ऑप्थेल्मोलॉजी आने वाली है। ऐसे अमेंडमेंट्स आए हैं जो कि अभी तक अप्लाई नहीं हुए हैं। तो जब वो आ जाता है तो प्रॉब्ली हमको थोड़े बहुत जो भी टेक्निक्स होते हैं या छोटे माइनर
ओटीज होते हैं, लाइक आयुर्वेदा में एमडी है, उसके बाद एमएस है, तो हमें भी वो चीज मिले, बट उसके लिए हम सबको एक साथ काम करने की जरूरत है, एक साथ अपील करने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम होम्योपैथी को आगे ले जा सकें। सो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, या मेरे पास सबसे ज्यादा पेशेंट जो आते हैं वो मैंने मेरे केस रिव्यूज से लिए, और मुझे यहाँ पर जो मैंने आपको स्लाइड में दिख रहा है कि कंडीशंस लाइक पाइल्स, फिशर, वॉट्स, कॉर्न, स्मॉल लाइपोमा, गैंग्लियन, क्रॉनिक अल्सर्स, ये सारी ट्रीटमेंट जो की है वो हम होम्योपैथिकली करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट जो है क्रॉनिक मैनेजमेंट वाले वो सारे इसमें से आते हैं। देन हमारी जो कुछ थेरेपीज होती हैं, लाइक हमको सी ऑर्गेनोन में हैनेमन ऑलरेडी ये बोल के गए हुए हैं कि हमें कभी भी हमें हमेशा सिंगल रेमेडी वन टाइम पे देनी है। बट यहाँ पर बैठे हुए जितने भी होम्योपैथ, यहाँ पे इस वेबिनार में एडमिट हुए हुए जितने भी होम्योपैथ हैं, उनमें से कितने लोग इस बात पे अग्री करते हैं कि एक पेशेंट आया और वो आपको फर्स्ट मीटिंग में ही सब कुछ बता दे रहा है। आजकल की जनरेशन की बात कर रही हूँ मैं। आपके पास आया और आपको फर्स्ट मीटिंग में पूरा उसने अपना A to Z, अपना बॉर्न टू अपना राइट नाउ तक अपना पूरा पोजीशन आपको बताया है, जिसमें कितने परसेंटेज ऑफ सच्चाई है। तो वो चीज जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो गई है आजकल के टाइम में। हमको पेशेंट से निकलवाने के लिए रेमेडी दो, देन पेशेंट को सेटिस्फैक्शन के लिए सिम्टोमेटिक रेमेडी दो, एंड देन एट द एंड व्हेन द पेशेंट स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू, वो ट्रस्ट करने लग जाए आपको कि नहीं अभी अब मैं इसको सब कुछ बता सकता हूँ, मेरा डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहा है, मैंने कल बोला था मुझे छींकें आ रही हैं, इसने मुझे ट्रीट किया, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया, तो अभी मेरे को उसको सब कुछ बताना है। तो उस तरीके से हमें पेशेंट का ट्रस्ट जीतना होता है, जिससे कि पेशेंट हम पे ट्रस्ट करके हमसे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे, और हमको ऐसा ना हो कि हम बोले नहीं हमें तो कॉन्स्टिट्यूशनली देनी है, आपने हमें केस नहीं दिया तो हम आपको कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। तो हैनिमन काफी साल पहले ये चीज ऑर्गेनॉन में लिख के गए थे। आई होप अगर हैनिमन जी अभी भी जिंदा होते तो उन्होंने भी मल्टीपल मेडिसिन, सिम्टोमेटिक मेडिसिन, कुछ पेटेंट्स का खोज कर दिया होता जिसके अंदर की वो ये सारी चीजें इंक्लूड करते, जो कि आजकल ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, लोगों ने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है फॉर एनी सर्जिकल कंडीशन ऑल्सो। जैसे कि लोग नॉर्मल एक कंडीशन होती है, किसी को मसा हो गया, किसी को वॉट हो गया, तो वो उसको कॉटरी से रिमूव करवाते हैं। तो और या तो फिर किसी वैद्य के पास जाके अर्क डलवा के उसको गलवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्या कहते हैं होम्योपैथ्स हैं जो कि जिन्होंने अपने खुद के पेटेंट या अपने खुद के क्या कहते हैं कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, जो कि वो स्पेसिफिकली यूज करते हैं फॉर दोज काइंड ऑफ पेशेंट, चाहे वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो चाहे वो इंटरनल टेकिंग हो, ओरली टेकिंग हो। तो यहाँ पर कुछ आपको कंडीशंस दिख रही है, जैसे कि गॉल स्टोन। अगेन यहाँ पर मैंने रेड मार्क किया है कि गॉल स्टोन लेस देन 10 mm, तो उसके लिए हम डिसोल्यूशन थेरेपी देते हैं पेशेंट को। डिसोल्यूशन थेरेपी के अंदर हमें मेडिसिन, कुछ मेडिसिन हमको मर्ज भी करनी पड़ती है, और कुछ मेडिसिन हमको आफ्टर अ पॉइंट ऑफ इंटरवल भी देनी पड़ती है पेशेंट को, एंड देन एक्सपल्जन ऑफ द स्टोन होता है खाली। एंड हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपल्जन ऑफ स्टोन के ऊपर काम नहीं करते हैं। आप अगर देखना चाहें तो आजकल के टाइम में जो स्टोन रिमूवल की टेक्निक होती है दैट इज नोन एज, या उसको तोड़ने की टेक्निक होती है दैट इज नोन लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी के अंदर आइडियली वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वेयर इज द साइट ऑफ दैट स्टोन, एंड आफ्टर दैट दे डू व्हाट दे डू इज दे ब्रेक द स्टोन देयर ओनली, सो दैट इट कैन बी डिजोल्व इनटू द यूरिन एंड पास अवे। मगर डिसोल्यूशन थेरेपी के अंदर नॉट ओनली वी क्योर द गॉल स्टोन, बट वी ऑल्सो क्योर द reoccurrence of that gallstone, because we are giving internal medicines, we are giving a medicine that is constitutional, we have studied the patient and then we prescribe that medicine। तो ये एक कंडीशन है। देन आपके पास पेशेंट आएंगे लाइक पाइल्स के, पाइल्स और फिशर के पेशेंट होम्योपैथिकली इतना ब्यूटीफुली ट्रीट होते हैं। ये इतनी आजकल के टाइम में ये इतनी भयंकर डिजीज बन गई है लोगों के लिए, क्योंकि टुडेज जनरेशन इज ऑल वर्क फ्रॉम होम। मैं अहमदाबाद में बैठ के अभी ये वेबिनार अपने घर से ले रही हूँ, और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 3 दिन का वर्क फ्रॉम होम हो गया है कि आप बैठो और आप काम करो। तो वर्क फ्रॉम होम एंड आजकल की डाइटरी हैबिट्स और जो सिडेंटरी हैबिट और लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से पीपल आर लाइक, हम लोग मोबाइलों को लेके अपने बाथरूम में बैठे रहते हैं। तो ये सारी डिजीजेस को लेकर के पेशेंट आपके पास फर्स्ट डिग्री में ही आ जाएंगे।
फर्स्ट डिग्री में, एंड फर्स्ट डिग्री में होम्योपैथी कैन वर्क्स वंडर। फोर्थ डिग्री पाइल्स तक पेशेंट को पहुंचने ही नहीं देना है हमको, वहीं पे उसको ट्रीट कर देना है बाय रिड्यूसिंग द साइज एंड बाय कंट्रोलिंग द सिम्टम्स। देन अनदर डिजीज इज क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। हमें भी पता है कि आजकल के टाइम में इतना ज्यादा एलर्जेटिक पोल्यूशन और ये सारे कंडीशंस हो गए हैं कि डॉक्टर डायरेक्ट एडवाइस करते हैं कि दैट ही और शी इज सफरिंग again and again from tonsillitis, quinsy, and we what we need to do is we need to only remove the tonsil। टॉन्सिलेक्टोमी कराना पड़ेगा तभी पेशेंट को ट्रीट होगा, अदरवाइज पेशेंट को ट्रीट नहीं होने वाला है। तो इस तरीके के अगर पेशेंट आपके पास आते हैं तो हम हमें खुद पता है, हम एनाटॉमी पढ़ते ही इसीलिए हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वो किस चीज के लिए जरूरी होते हैं, और लिम्फ नोड जो जरूरी होते हैं उसी को आप निकाल दो, एंड देन फिर आप ये सोचो बॉडी से कि बॉडी फिर भी सही रहे और हमको एलर्जी ना हो। तो वो समझाना लेमन को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें जिस वक्त प्रॉब्लम होती है उस वक्त सिर्फ प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए होता है, उन्हें दिमाग में ये नहीं रहता है कि इसके बाद के रिpercussions क्या है। तो एक पेशेंट काउंसलिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हमारे ये दिनचर्या में। जब भी हम पेशेंट से डील करते हैं तो नॉट ओनली दिस थिंग बट वी हैव टू काउंसल द पेशेंट ऑल्सो। जब भी हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो ऐसा नहीं हमको सिर्फ वो 4 ग्लोब्यूल्स पेशेंट को पकड़ा देने या 4 बूंदे पेशेंट को पकड़ा देने इंडिकेशन, हमको उसके रिpercussions, उसके साथ में उसके जो एडवाइसेस होते हैं और उसके साथ में पेशेंट काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। एंड अगेन वी नो वॉट और सिस्ट जो है वो हम लोग बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट इस तरीके के आते हैं ना। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर की सर्जरी कैन नॉट ऑलवेज बी अ पार्ट, लाइक होम्योपैथी कैन नॉट ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ दोज थिंग्स। लाइक इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इमरजेंसी एक्यूट परफोरेशन, तो उस कंडीशन में आप होम्योपैथी एज अ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हो, बट सर्जरी इज रिक्वायर्ड, तो वहां पर हमारी लिमिटेशन आती है। एंड जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन भी उसके अंदर आता है, ट्रॉमा, एनी काइंड ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एनी स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, एनी मैलिग्नेंसी, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। नाउ हम दो तरीके की कंडीशन अब देखेंगे। एक, how homeopathy can be useful before surgery, that is before using of any scalpel, and how homeopathy can be useful आफ्टर सर्जरी और आफ्टर द यूज ऑफ स्कैल्पल। क्योंकि बीच का जो पोर्शन बचा ड्यूरिंग द यूज ऑफ स्कैल्पल वो होना जरूरी था, इसीलिए हम सर्जरी के साथ में कैसे चल सकते हैं। तो बहुत सारी कंडीशन होती है जो आप सर्जरी के दरमियान पेशेंट को देखते हैं। कुछ पेशेंट एंजाइटी में आ जाते हैं, कुछ फियर में आ जाते हैं, कुछ को टिक कफिंग स्टार्ट हो जाती है, किसी को फीवर आने लग जाता है, कोई चक्कर खा के गिर जाता है, किसी को हेडेक स्टार्ट हो जाता है, किसी को पिन फोबिया होता है। तो ये सारी सिम्टम्स जो कि है वो हमारी मेडिसिन में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जो हम लोग डेली में पढ़ते हैं। जब हम कंबाइन करेंगे मटीरिया मेडिका को और रेपर्टरी को, और रेपर्टरी खोल के देखेंगे उसके अंदर हमें माइंड सिम्टम्स में भी ये मिलेंगे और पर्टिकुलर्स में भी हमको ये जरूर मिलेंगे। तो कुछ दवाइयां जो कि बिफोर सर्जरी यूज होती है, उनमें से नंबर 1 पे जो आती है दैट इज एकोनाइटम नेपिलस। जब भी मेरे पास मेरा कोई पेशेंट आता है और वो बोलता है कि मुझे सो एंड सो कंडीशन में जाना है, पेशेंट बोले मुझे बहुत एंजाइटी हुई हुई है और मैं पैनिक कर रही हूँ, मेरे साथ अंदर ओटी के अंदर क्या होने वाला है वो मुझे पता नहीं है, तो जो एकोनाइटम नेपिलस है वो इट रिड्यूसेस एक्सट्रीम एक्यूट फियर एंड पैनिक। देन सेकंड जो मेडिसिन है दैट इज जेलसेमेसी। यहाँ पर सिर्फ वो मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन नहीं है जो कि बिफोर सर्जरी यूज होती है, बट जो हमारे पास टाइम का अभाव होते हुए जो कुछ मेडिसिन मैंने लिखी है वो सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम ऑफ दैट सर्जिकल कंडीशन ऑन विच द पेशेंट इज अबाउट टू गो। तो ये उसके हिसाब से है। तो जेलसेमियम हम लोग नॉर्मली सुनते हैं, ये वाला जो मौसम अभी चल रहा है बारिश वाला मौसम, इसके अंदर कोई भी माइल्ड हेडेक, डल हेडेक, बॉडी एक, हल्का फीवर विच इज नॉट नोटेबल इन द थर्मोमीटर लेकर के आता है, हम प्रेफर करते हैं कि हम उसको जेलसेमियम देते हैं। बट जेलसेमियम कैन ऑल्सो बी यूज इन द परफॉर्मेंस एंजाइटी। जब पेशेंट को किसी सर्जरी में जाना हो उस टाइम पे पेशेंट ट्रेम्बल करने लग जाए, उसको वीकनेस होने लग जाए, उसको एंजाइटी होने लग जाए, तो उस कंडीशन में भी जेलसेमियम उसे दी जाती है ना। आप कंपेयर कर सकते हैं कि कंपेरेटिवली ऐसी सेम कंडीशन होती है जब पेशेंट को फीवर स्टार्ट हो जाता है उस वक्त भी। देन आर्जेंटम नाइट्रिकम हम सब
अपने डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत यूज करते हैं, क्योंकि वो अर्जेंटम नाइट्रिकम जो कि है वो एंटीसिपेटरी पिल है, हमारी एंटीसिपेटरी पिल है, जिसको कि हम किसी भी पर्सन को एंटिसिपेशन हो तो उसको देते हैं। मैंने मेरे घर में ही अर्जेंटम नाइट्रिकम यूज किया था एज अ इंटरकरेंट मेडिसिन ओनली, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। बट मेरे घर में ही एक महिला थी जिनको कि बार बार कुछ भी हो तो वो बोले मुझे बाथरूम जाना है, कहीं जाना हो बोले मुझे बाथरूम जाना है, कहीं की टिकट करवानी हो तो बोले मुझे बाथरूम जाना है, अभी तो मेरा होगा नहीं, अभी जाने का टाइम है, अरे नीचे आके गाड़ी खड़ी हुई है आपका वेट कर रही है, तो बोले नहीं आप रुक जाओ पहले मुझे बाथरूम जाना है। उनको ये ट्रीटमेंट मैंने दी थी, और मेरे सामने उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है कि आज की डेट में वो बाथरूम जाना है बाद में बोलती नहीं है। दूसरी मेडिसिन है हमारी आर्सेनिकम एल्बम, जो कि एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस बोथ एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन तो ये यूज होती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो अंदर जाने से पहले ही बोल देते हैं अब मैं नहीं बचूंगी, अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो हमें समझना जरूरी है, सी एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है पेशेंट वो का वो बोले ये जरूरी नहीं है, बट उसका मतलब हम क्या निकालते हैं वो बहुत जरूरी है। देन दूसरा है इग्नेशिया। हम सब जानते हैं कि इग्नेशिया किसी भी प्रकार के इमोशनल शॉक के अंदर यूज होती है। तो इमोशनल शॉक कैन बी बिफोर द सर्जरी ऑल्सो, कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये मैं मेरी ही ऑपरेशन क्यों हो रही है, ये इतनी सी ऑपरेशन होगी बट पेशेंट विल थिंक कि इतना बड़ा ऑपरेशन मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उस कंडीशन में इग्नेशिया इज यूजफुल। देन टॉकिंग अबाउट कैमोमिला, तो व्हेन द पेशेंट इज मोस्टली इरिटेबल, इरिटेबल अगर वो पेशेंट मुंह से नहीं बोलेगा आपको कि मैं इरिटेबल हूँ, मैं और ओटी में जाने वाला हूँ और मैं इरिटेबल हूँ, ऐसा मुंह से नहीं बोलेगा, यू हैव टू सी फ्रॉम हिज और हर एक्शंस कि वो इरिटेबल क्यों है। तो वो इरिटेबल ऐसे है कि वो अंदर जाने से पहले बोले मेरे से कोई बात मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। पेशेंट का एक्सप्रेशन हमको समझना है, मैं नहीं जाऊंगा, अभी जाना है, अभी मुझे बहुत काम है। तो वो जो इरिटेबलनेस उसके फेस पे आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली हमको, और ऑब्वियसली बात है हमको बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी पेशेंट केस टेकिंग नहीं देने बैठेगा, तो हमको भी ऐसे क्विक रेमेडीज अपने लिस्ट में रखने पड़ेंगे जो हमें जैसे ही सिम्टम लगे वैसे ही हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकें। Then nux vomica, as we know the characteristics of nux vomica, that nux vomica is a stress related disease, and it is used in the condition where the patient had already suffered a lot according to his or her स्ट्रेस इन द लाइफ। तो उसकी वजह से उसके स्टेजेस होते हैं, जैसे हम नक्सवामिका को अगर करीब से जाने तो हमें पता होता है कि नक्सवामिका एक बहुत सक्सेसफुल इंसान होता है, बट वो सक्सेसफुल इंसान कैसे बना होता है वो उसकी एक हिस्ट्री रहती है। एंड देन उस सक्सेसफुल इंसान बनने के साथ ऐसा नहीं होता है नक्सवामिका के साथ कि उसको सक्सेस मिल गई उसके बाद उसने लीव कर दिया। जैसे ही उसे सक्सेस मिल जाती है उसके बाद उसे वो सक्सेस पे रहना भी होता है, वो गिर भी नहीं सकता है और वो किसी भी तरीके का लॉस बेयर नहीं कर सकता है। तो उस कंडीशन में नक्सवामिका दी जाती है व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस बिफोर गोइंग टू एनी ओटी और एनी प्रोसीजर, either it can be a minute procedure or can be a major procedure. Then coffea cruda can be given to a patient who said to you that मेरा ओटी है एंड मैं 2 दिन से सो नहीं पाया हूँ, सीधा ऐसा बोलेगा पेशेंट आपको, तो यू कैन डायरेक्टली प्रिस्क्राइब कॉफिया क्रूडा टू दैट पेशेंट। अगेन अगर फुल स्लीपलेसनेस है देन कॉफिया क्रूडा, अगर माइल्ड इंसोमनिया है तो पैसिफ्लोरा। देन कैलेंडुला, हम सबको पता है कि किसी भी प्रकार के टिश्यू प्रिपरेशन के लिए वुंड हीलिंग का प्रोसेस हम सबको पता है कि क्या होता है। उसमें जो ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है उसको उसकी हीलिंग फासन करने के लिए, जैसे हम लोग पैथोलॉजी के बुक में पढ़ते हैं कि इट विल टेक 2 to 4 days, 6 to 8 days, तो वो हीलिंग फासन करने के लिए हम लोग कैलेंडुला देते हैं पेशेंट को। देन फेरम फॉस्फोरिकम इज यूज्ड इन अर्ली इन्फ्लामेटरी स्टेट्स, एंड हाइपेरिकम वी नो नर्व इंजरी के अंदर एंड प्रिवेंशन ऑफ नर्व पेन के अंदर वो यूज होता है। तो ये सारे के सारे, रूटा अगेन टेंडन एंड पेरियोस्टियल सपोर्ट के लिए, एंड सिम्फाइटम फॉर बोन हीलिंग एंड सपोर्ट के लिए। तो ये जितनी भी मेडिसिन हमने पढ़ी है दिस कैन बी यूज बिफोर एनी ओटी प्रोसीजर। ये सारी की सारी मेडिसिन को आप बिफोर एनी ओटी प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतनी ही मेडिसिन नहीं है, हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है जो कि हम बिफोर ओटी प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, बट ये कुछ मेडिसिन है जिनको जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम पेशेंट को देते हैं, जो हम नॉर्मल कंडीशन के साथ भी पेशेंट आए होते हैं उनको भी देते हैं। तो ये हमें
इस तरीके से भी दिमाग में रखनी है कि कैसे हम एक सर्जन के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। देन दूसरा पार्ट है इसका, रोल आफ्टर द सर्जरी। तो जब किसी की कोई सर्जरी हो गई, उसके बाद एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है, स्कार रह जाता है, वुंड हीलिंग प्रॉपर नहीं हुआ होता है, पेन रह जाता है, इडिमा रह जाता है, पेशेंट को कंफर्ट नहीं लग रहा होता है, नींद नहीं आ रही होती है, उसको दिक्कत हो रही होती है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होती है, नोजिया आता है, वॉमिटिंग आता है। तो ये सारी की सारी कंडीशन के लिए भी हमारे पास कुछ होम्योपैथिक, बहुत सारी होम्योपैथिक रेमेडीज हैं, बट जिसमें से कुछ का मैंने यहाँ पे एक सूची बनाया है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन इसके अंदर है वो आर्निका मोंटेना है, जो कि हमको सबको पता है कि व्हाट इज आर्निका मोंटेना। एंड आजकल तो नॉर्मल लेमन भी अपने घर में आर्निका मोंटेना रखते हैं, और उसके बाद जैसे ही कोई गिरता है तो और उन्हें चोट लगती है, तो वो खिलाते तो हैं ही, वो उसको लगाते भी हैं उस जगह पे। तो दे यूज टॉपिकल एप्लीकेशन एज वेल एज द ओरल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट मेडिसिन, तो विच इज वेरी गुड। मैंने काफी लोगों के घर में आर्निका रखा हुआ देखा है, एज अ ट्यूब, एज अ मदर टिंचर, एज 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1 M पोटेंसी। हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो आके, कई पेशेंट ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने कुछ हैनिमन की बायोग्राफी जब अभी आई थी तो वहां से कुछ पढ़ा और देखा, एंड दे डिमांड फॉर 50 मिलीसिमल स्केल का मेडिसिन। आजकल के पेशेंट 50 मिलीसिमल डायरेक्ट मांगते हैं कि आप 230, या आप हमको क्या दे रहे हो 1 M, हमको 50 मिलीसिमल स्केल की मेडिसिन दो। फिर उनसे पूछा जाता है कि आपको ये कहाँ से पता चला, तो दे से कि वो मूवी में सब कुछ दिखाया हुआ है, तो वो मूवी रिकमेंड करते हैं। देन सेकेंड मेडिसिन है कैलेंड्यूला, जो कि हम सबको पता है कि हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा कि इट इज हेल्पफुल इन टिश्यू प्रिपरेशन, so it is also helpful in wound healing, we all know. देन स्टेफिसेग्रिया, किसी भी प्रकार की पिन, किसी भी प्रकार की सर्जिकल इंसिजन की वजह से जो दिक्कत आ जाती है, सपोज फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस के बहुत सारे पेशेंट में जब अपेंडिसेक्टोमी हो जाती है, आफ्टर दैट उनको गैस बनना या निचले भाग में पेट के पेन होना, वो बहुत सारी कंडीशन होती है विच कैन बी क्योर्ड बाय स्टेफिसेग्रिया इटसेल्फ। हाइपेरिकम भी हमने पिछले में पढ़ा था। नर्व इंजरी, before the OT it can be used, and after any kind of surgical treatment it can be used as a supportive medicine so that nerve damage फटाफट से heal हो। then लीडम पाल can be used directly with punctured wound। बहुत सारे पेशेंट आपके आजकल के रहेंगे, आजकल की इम्यूनिटी मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही, आजकल की जनरेशन की इम्यूनिटी बहुत ही लो रहती है। तो हमारे पास तो बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें की टिटनेस हो, इन्फ्लुएंजा हो, कोई भी विटामिन हो, B12 हो, किसी के भी इंजेक्शंस वो लेते हैं, और उन इंजेक्शंस के बाद उनको इतना बड़ा हार्डनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मस्कुलर टिश्यू हो जाता है, जो पहले रेड रहता है, फिर वो ग्रीन होता है, फिर वो ब्लैक होता है, देन वो धीरे धीरे हील होता है। तो उसके लिए पेशेंट आपके पास आएंगे। तो उस कंडीशन में अगर आपने उस पेशेंट को लीडम पाल दी, नॉट ओनली ओरली बट ऑल्सो टॉपिकली, तो इट इज, जो उसका 8 दिन का समय है ये पूरा प्रोसीजर खत्म करने के लिए, वो सीधा घट करके 4 दिन हो जाता है। और आप विजिबल चीज नोटिस करेंगे पेशेंट के अंदर। अब सभी के सभी यहाँ पे डॉक्टर्स ही ये सब प्रिस्क्राइब करते ही होंगे, बट ये जस्ट एक मेरा अनुभव है पेशेंट्स के साथ, तो मैं बस शेयर कर रही हूँ। देन हमारा एक और मेडिसिन है दैट इज नेम्ड एज बेलिस्पार। बेलिस्पार जो है, इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन डीप टिश्यू ट्रॉमा। देन रूटा, हमने पिछले में भी देखा था कि इट इज हेल्पफुल इन टेंडन एंड लिगामेंट, इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी। रूटा मैंने भी ली थी जब मेरी फ्रैक्चर हुई थी उस समय। एंड देन सिम्फाइटम, वी नो कि फ्रैक्चर फिक्सेशन जो होता है उसके लिए सिम्फाइटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां पर कि बोन फॉर्मेशन आपको 10 से 12 दिन लेगा, उस हिसाब से हमको रूटा जो है वो हमारे टेंडन रिपेयर, हमारे पेरियोस्टियल रिपेयर, सॉरी सिम्फाइटम जो है वो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद इन्वॉल्व होने वाली जितनी भी कंडीशंस रहती है, जो भी चीजें आती हैं उसमें हेल्पफुल होता है। देन हेमामिलिस इज अ वेरी, हम लोगों ने हेमामिलिस को हमेशा एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर भी हमने हमेशा यही देखा है कि इट इज यूज्ड इन हेमरेज, 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 बट व्हाट टाइप ऑफ हेमरेज, बट इट, तो स्पेसिफिकली इट इज यूज्ड इन वीनस हेमरेज, वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। तो जब भी किसी भी प्रकार का वीनस हेमरेज हो, ब्रूजिंग हो गई हो, वीनस ब्लीडिंग हो, जिसके अंदर स्किन इंटैक्ट हो लेकिन स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो गई हो, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को दे सकते हैं ये मेडिसिन। देन फॉस्फोरस,
जिस भी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो, सपोज कोई पेशेंट है जिसके अंदर की ब्लीडिंग एक बार स्टार्ट हुई, ट्रेडिशनल ब्लीडिंग एक बार स्टार्ट हुई एंड ब्लीडिंग स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो उस कंडीशन में फास्फोरस कैन बी गिवन। अगेन हेमामिलिस और फास्फोरस का कंपैरिजन अगर आता है, तो यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें से कोई क्या चैट बॉक्स में लिख सकता है कि हेमामिलिस और क्या कहते हैं हमारा जो फास्फोरस है उसकी ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस रहता है? If anybody can share, or they can speak also. Anyone? Hemamelis and phosphorus. See, one is used for, yeah, someone has said painless. In which medicine painless? Ram sir, Dr. Ram sir. हम लोग को 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा, होता क्वेश्चन है। आंसर सेशन रखने के, जी हाँ जी जी, ओके ओके हाँ। ओके मैम, ओके ओके। Then again, phosphorus for bleeding tendency we have completed, and ferrum phosphoricum early stage of inflammation. If any OT procedure is having any kind of inflammation, then माइल्ड पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लामेशंस जो होती हैं उसको रिकवर करने के लिए फेरम फॉस्फोरिकम कैन बी यूज्ड। देन हिपार सल्फ्यूरिस कैलकेरियम जो है, इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन एनी कंडीशन जिसमें कि सप्यूरेशन होते हैं। रिसेंटली वी हैव अ पेशेंट who undergone a cesarean operation, and because of some traditional and family things, they are not मतलब वुंड केयर अच्छे से ली नहीं गई, जिसकी वजह से सप्यूरेशन हो गया। देन नाउ अभी मौसम ऐसा हो गया है कि दे कैन नॉट रीच टू देयर गायनेकोलॉजिस्ट एंड दे रीच टू अ होम्योपैथिक क्लिनिक ऑफ माइन, एंड देन दे केम एंड दे सेड कि ऐसा हो रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर हिपार सल्फ्यूरिस कैलकेरियम दी थी। within 2 days that suppuration went away, within 2 days. So it works wonderfully when you give it on a patient that is live, that is showing direct indication of any kind of disease. Again, another medicine is Silicea terra, that is used in delayed healing. Sometimes delayed healing किस में होगी? तो delayed healing always उन लोगों में होगी जिन लोगों की एज ज्यादा होती है, बिकॉज उनका जो वियर एंड टीयर होता है वो स्लो हो गया होता है, बॉडी प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो गया होता है, तो उस कंडीशन में हम सिलिशिया टेरा ऑलवेज दे सकते हैं। देन पायरोजिनम आता है जो कि सेप्टिक कंडीशन के अंदर यूज किया जाता है। पायरोजिनम इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन द सेप्टिक कंडीशन। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो स्पेसिफिक डिजीज के अंदर यूज होती हैं, जिनको मैं एन्यूमरेट करना चाहूंगी, जो उनको सपोर्ट कर सकती है। लाइक फिशरी नैनो जैसे हम देखेंगे तो नाइट्रिक एसिड, ग्रेफाइटिस और रतानिया, ये तीनों मेडिसिन बहुत ही वंडरफुली उसके अंदर एक्ट करती है। अगर आप स्पेसिफिकली यूज करते हैं तो मेरे क्लिनिक में रतानिया एंड ग्रेफाइटिस से ज्यादा नाइट्रिक एसिड के पेशेंट होते हैं, तो होपफुली आप भी वही यूज करते होंगे। देन सेकेंड कंडीशन दैट वी हैव इज early varicose vein. Why I have written early? Because varicose vein जब वो स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन के अंदर आ चुकी होती है, उस समय हम लोग उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तब सर्जिकल करेक्शन जरूरी रहता है। लेकिन जब पेशेंट आपके पास टिपिकल सिम्टम लेके आए वेरिकोज वेन का, इसीलिए जो हमारे करिकुलम में सर्जरी सब्जेक्ट दिया हुआ है वो ये पढ़ने के लिए दिया हुआ है कि व्हाट आर द मेन बेसिक सिम्टम जो कि वेरिकोज वेन को दूसरे अदर डायग्नोस्टिक कंडीशन से अलग करता है। तो हमारे पास जो मेडिसिन है वो है हेमामिलिस, पल्सिटिला और कैलकेरिया फ्लोर, विच वर्क्स वंडर इन अर्ली वेरिकोज वेन। देन गैंग्लियोनिक सिस्ट, स्पेसिफिकली जो गैंग्लियन होता है वो हमको रिस्ट में देखने के लिए मिलता है, और आजकल के पेशेंट में ये बहुत कॉमन हो गया है, जिसके लिए हम कैलकेरिया फ्लोर और रूटा प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, बिकॉज आजकल के जो पेशेंट आएंगे आपके पास वो सारे के सारे लैपटॉप पर वर्क करने वाले आएंगे जिनकी रिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो गैंग्लियन इज वेरी कॉमन इन दोज पीपल एंड दे कम अप टू यू। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के तौर पे आप पेशेंट को ऑलवेज रूटा या कैलकेरिया फ्लोर दे सकते हैं। देन प्लांटार कॉर्न्स के साथ पेशेंट आएंगे, स्पेसिफिकली कॉर्न के साथ वो पेशेंट आएंगे जो कि सोशियो इकोनॉमिकली लो रीजन से आए हैं, जिनकी की जो मजदूर
के तरीके के रहते हैं, या फिर जिनकी साइकोटिक माइजम माइजम की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है, वो प्लांटार कौन सा आपके पास लेकर के आएंगे जिसमें कि एंटीमोनियम क्रूडम एंड ग्रेफाइटिस। हमको नॉर्मली भी पता है कि ये दोनों मेडिसिन इसके अंदर बहुत अच्छा वर्क करती हैं, और वो ऐसे भी करती हैं। Then another is early sign of BPH. See, nowadays it is very common. BPH is very common in elderly people. वो हर टाइम पे अपना मेरा पीएसए का टेस्ट करा दो, मेरा पीएसए का टेस्ट करा दो, एक उम्र के बाद वो पीएसए कराते हैं, बिकॉज दे नो दैट दिस इज वेरी कॉमन। तो इसमें भी हम सपोर्टिव मैनेजमेंट दे सकते हैं। अगेन मैंने इसके अंदर अर्ली बीपीएच इसलिए लिखा है बिकॉज एट एन एडवांस स्टेज it can only be cured with the help of surgery. It cannot be transferred, the structure cannot be transferred with the help of homeopathy. So early BPH में patient अगर आपके पास symptom लेकर के आता है तो you can always prescribe that patient Sabal cerulita, Quinine maculatum and Thuja occidentalis. Then another disease is किलॉइड। किलॉइड हमको सबको पता है कि कभी किसी सर्जरी के बाद भी एज अ स्कार मार्क किलॉइड रह जाता है, और कभी मैकेनिकली भी किलॉइड बन जाते हैं। तो उसके अंदर थियोसिनामिनम जो मेडिसिन है, स्पेसिफिकली ग्रेफाइटिस और सिलिशिया हैज बीन यूज्ड, बट थियोसिनामिनम जो की है वो वंडरफुली यूज्ड होती है, क्योंकि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो उसको, जो किलॉइड टिश्यूज के अंदर जो स्कार मार्क और स्कार टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं उसको गलाना ही इसकी मेन काम होती है थियोसिनामिनम का। तो ये बहुत वंडरफुली एक्ट करता है व्हेनेवर देयर इज एनी किलॉइड काइंड ऑफ कंडीशन। इट आल्सो एक्ट वंडरफुली इन एनी ऑफ स्कार्स दैट इज बल्ज्ड। आप ये भी उसको इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के रिसर्च के लिए या किसी भी प्रकार के प्रूफ के लिए हमको एविडेंस बहुत जरूरी होता है। तो होम्योपैथी एज अ सपोर्टिव एलिमेंट काम कर रहा है इन ऑल द सर्जिकल कंडीशन, ये प्रूफ करने के लिए एविडेंस बहुत जरूरी होता है। तो ये तो बात हो गई कि कैसे स्काल्पल और स्काल्पल के आगे और स्काल्पल के पीछे हम होम्योपैथी से वंडरफुल इफेक्ट कर सकते हैं। बट अभी बात ये आती है कि इंटीग्रेटिव सर्जरी जो की है उसको एविडेंस की बहुत जरूरी है। उसको एविडेंस का इस तरीके से जरूरत है कि आपने अगर कोई भी किसी भी प्रकार का पेशेंट देखा है विच जिसको कि सर्जरी कह ही दी गई है कि नहीं आपको तो सर्जरी करनी ही है, तो आपको दो काम करने हैं। एक, उस पेशेंट की रिपोर्ट्स बिफोर एंड आफ्टर रजिस्टर करनी है, एंड सेकेंडली आपको डेफिनेटली उसका एक रिसर्च पेपर या रिसर्च एविडेंस बेस्ड समथिंग पब्लिश करना पड़ेगा। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस सी यू, आप जब तक अपने आप को रिकॉग्नाइज कराएंगे नहीं तब तक की रिकॉग्निशन मिलेगा नहीं। तो आप अपने क्लिनिक में बैठे हुए हैं और आप पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, एंड देन आप अपने पर्सनल सोशल मीडिया पे या पर्सनल यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं कि ठीक है आई हैव क्योर्ड दिस पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो करने के लिए हमको एविडेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और एविडेंस क्रिएट करने के लिए हमें एप्लीकेशंस पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। कैसे हम अपने आप को रजिस्टर कराएं, और रजिस्टर कराने के बाद उसका फायदा लें कि ये थे हमारे पेशेंट, ये हमने मेडिसिन दी। ये दिक्कत वहीं पे आ जाती है जब हम किसी बहुत अच्छे सर्जिकल कंडीशन को ट्रीट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, एंड हम नाम नहीं बताना चाहते हैं मेडिसिन का, वो दिक्कत आ रही है। या कोई होम्योपैथ ने किसी पेशेंट को देखा है, उसकी फाइल प्रॉपर नहीं है, और उस पेशेंट को नाम, वो पेशेंट को भी नाम नहीं पता है, तो वो नेक्स्ट किसी होम्योपैथ के पास जाता है तो उसको भी नाम नहीं समझ में आता है। और अगर वो दूसरे होम्योपैथ को कंसल्ट करने की कोशिश करता है कि आपने इसे क्या मेडिसिन दी थी, तो वो कहे मेरी इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन थी, तो वो भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है। प्रॉब्लम छुपाने की वजह से आता है, जो हम लोग सर्जिकल केसेस के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और हमारी पहचान सिर्फ ऐसे ही रह गई है कि अरे अच्छा स्लो एक्टिंग मेडिसिन, बहुत स्लो एक्टिंग है, बहुत कम वर्क करती है। क्या कहते हैं सर्जरी, अरे सर्जरी, कैंसर, कैंसर मतलब तो अभी हमको केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लेना ही पड़ेगा, होम्योपैथ्स के पास पहले थोड़ी जाएंगे हम। तो ये मेंटेलिटी लोगों की इसीलिए है क्योंकि हमें अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। हमें अगर सर्जिकली
मूव करना है फॉरवर्ड, तो हमें थोड़ी थिंकिंग भी फॉरवर्ड रखनी पड़ेगी, थोड़े एविडेंस बेस्ड सपोर्ट भी देना पड़ेगा। और अकेली सर्जरी कुछ नहीं कर सकती है। सर्जरी प्लस होम्योपैथी प्लस रिहैबिलिटेशन प्लस एडवाइसेस, यही मेन मुद्दा होता है जब भी हम किसी पेशेंट के पास जाते हैं। Again, ethically it has been proved and it is advised that do not ever delay the indicated surgery for any condition. If there is any emergency or any surgical true surgical condition, जो organon of medicine में already mentioned है कि pseudo surgical conditions होती है and true surgical condition होती है, जिसके अंदर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है ही है, उस कंडीशन को कभी भी किसी भी प्रकार से डिले करने का कोई मतलब नहीं है। And refer to the emergency only if it is advisable, and if you can treat it then you can definitely take up the case. Then हमारे पास obviously होम्योपैथ्स के पास बहुत सारे केस होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपने दो केसेस के बारे में बोलना चाहती हूँ जो कि सर्जिकली डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अभी आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है एंड द स्टोन इज सो पेनफुल, और वो पेन रेडिएटिंग टू शोल्डर हो रखा था। टिपिकल साइन जो हम लोग सर्जरी में पढ़ते हैं, जब हम बुक्स में पढ़ते थे तब। 35 ईयर की फीमेल थी और उन्हें बहुत मल्टीपल स्टोन्स थे गॉल ब्लैडर में, और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी था वो निकाला हमने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालने से पहले उन्हें इंटरकरेंट दी थी क्योंकि पेशेंट खुल नहीं रहा था। उसके बाद फिर उसके साथ साथ में हमने डाइट भी उनको प्रॉपर दिया, और कभी भी कोई भी मेडिसिन पेशेंट को दें तो हम भी सीरियस होकर के दें। सपोज हमको पेशेंट कई बार पूछते हैं कि डॉक्टर वो जो आपने गोली हमको दी, ग्लोब्यूल्स हमको दिए, वो 4 की जगह 5 खा लिए तो हमें पेशेंट को अंडरस्टैंड कराना है, 4 बोला है मतलब 4 ही खानी है। मतलब पेशेंट भी उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, अच्छा कितनी भी गिर गई अपने खा लिया ठीक है, बिकॉज वी ऑल्सो नो इन ऑर्गेनॉन इन फार्मेसी एवरीवेयर इट इज रिटन कि कितना प्रपोर्शन ऑफ ड्रग है एक ग्लोब्यूल के अंदर, या एक ग्लोब्यूल की एब्जॉर्प्शन पावर कितनी है और वो कितना मेडिसिन ले सकता है। एंड अगेन बोरिक के अंदर हम देखते हैं कि ओनली दिस मच ml या दिस मच ग्राम, या फिर 30 की जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 30 डेज है, 40 डेज है, 50 डेज है, 80 डेज है, 15 डेज है। तो ये पूरा का पूरा बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हमें भी जब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी सर्जिकल पेशेंट को, तो उसे हमें बहुत ही ध्यान से प्रिस्क्रिप्शन देना होता है। पेशेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने उसे एक मेडिसिन दी है और वो हमें ग्रांटेड ले, तो वो चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कुछ टाइम के बाद उस पेशेंट को किसी सर्जरी की जरूरत पड़ी नहीं थी और उनका यूएसजी एकदम क्लियर आया था। तो और फिर दूसरा जो पेशेंट हमारे पास था वो 42 ईयर का मेल था जिसको कि सेकंड डिग्री पाइल थी। तो सेकंड डिग्री पाइल में उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट डायरेक्टली एडवाइस किया हुआ था, बट दैट पाइल वाज लाइक दैट जो प्रोट्रूड बैक होता था, लेकिन with the help of manual hands the patient is able to push that piles back into the place. So वो कंडीशन में हमने ब्लीडिंग स्टॉप कर दी और जो मास का साइज है वो रिड्यूस कर दिया है, जिस तरीके से पेशेंट अभी वो फॉलो अप में आ ही रहा है। द मास हैज बीन रिड्यूस्ड बट नॉट फुली रिकवर्ड, बट इट हैज बीन रिड्यूस्ड। तो ये दो केसेस थे जो मुझे शेयर करने थे। अगेन देर आर फ्यू रेड फ्लैग्स इन दिस कंडीशन, सर्जिकल कंडीशन लाइक एक्यूट एब्डोमेन, सेप्सिस, ब्लीडिंग, फ्रैक्चर एंड मैलिग्नेंसीज, जिस कंडीशंस के अंदर ऑलवेज पेशेंट को हमें रेफर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट अगर दे रहे हैं तो देर आर वेन एवर यू आर स्टडिंग एनी पार्ट, एनी डिजीज, एंड यू आर स्टडिंग कि इस डिजीज के दो टाइप के ट्रीटमेंट क्या है, तो यू हैव इन योर बुक्स कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एज वेल एज सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो वी आर द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जिकल डिजीजेस। तो हमें सर्जिकल डिजीजेस यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट के पैरेलली चलना होता है। तो ये सारी कंडीशंस के अंदर दीज आर द रेड फ्लैग्स जो कि हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमको पेशेंट को डायरेक्टली इमरजेंसी के अंदर भेजना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ this presentation, I just want to tell everybody that complementary is not replacement. We are not trying to replace surgery, but what we are trying to walk on a same page with surgery। क्योंकि हमारे लिए हम हो चाहे सर्जन्स हो चाहे दूसरी कोई पद्धति के डॉक्टर्स हों, वो सभी लोगों के लिए पेशेंट की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगेन
अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये सारी मेडिसिन जो भी शेयर करी है उसकी पोटेंसी क्या होनी चाहिए, उसकी रिपुटेशन क्या होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ दैट डिपेंड अपॉन फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड इन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। जो हमारी एज पे रहता है, हमारी इम्यूनिटी पे रहता है, देन हमारे डेली रूटीन पे रहता है कि किस तरीके के पेशेंट को किस तरीके की मेडिसिन और किस तरीके का पोटेंसी और रेपुटेशन देना चाहिए। कुछ पेशेंट हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर क्या रेपुटेशन होना चाहिए। कुछ पेशेंट बहुत हाइपो सेंसिटिव रहते हैं, तो उनके अंदर क्या पोटेंसी और रेपुटेशन होना चाहिए। वो सब आपको पेशेंट के रिएक्शन के हिसाब से देना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी डिजीज के आगे मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है, बट पोटेंसी एंड रेपुटेशन कुछ फिक्स नहीं होती है, क्योंकि कैसा पेशेंट आपके पास आ रहा है वो सिर्फ आप ही को जज करना होता है। कई कई बार रेमेडी सिलेक्शन बहुत बढ़िया हो जाती है और बहुत एक्यूरेट हो जाती है, लेकिन बिकॉज आपने पोटेंसी गलत सिलेक्ट की होती है और रेपुटेशन गलत की होती है, वो दो गलती के कारण पेशेंट आपके पास दोबारा वापस नहीं आता कि इसने तो जो मेडिसिन दी उससे कुछ क्योर नहीं हुआ। सो ऑलवेज उस चीज पे ध्यान रखिए। ऑल्सो कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो हाइपोसेंसिटिव होते हैं, जिनके अंदर की आपको वाटर पोटेंसी वर्क करती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ग्लोबुल भी वर्क कर जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें 50 मिलीसिमल वर्क करेगी। तो वो सारी चीजें आपको आफ्टर एनालिसिस ऑफ पेशेंट ही समझ में आएगा, उसके अलावा तो समझ में आ नहीं सकता है। सो दीपमाला जी, इफ देर इज एनी क्वेश्चन वी कैन टेक इट हेलो, नाउ। दोनों दोनों हाँ या ना बोलिए। यस यस मैम। हाँ मैम, हमारे पास क्वेश्चंस हैं। जी मैम। मैंने बोला था ना लास्ट के 10 मिनट्स हाँ जी, रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ। हाँ जी। हाँ, आपने उसमें क्वेश्चन पूछा था ना, फास्फोरस और क्या डिफरेंस है हेमामालिस और हेमामालिसिन फास्फोरस में। फॉस्फोरस टैंक। जी हाँ, जी अब जी। डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर भी उसमें कमेंट किए थे, डॉक्टर रवि सिंह ने सर ने भी बोला था कि फास्फोरस ब्राइट रेड ब्लड है। जी जी और जी जी डॉक्टर जी राम प्रवेश शाह सर ने क्लॉटेड ब्लड डिफरेंस इज एक्टिव एंड पैसिव ब्लीडिंग सर ने बताया था। जी जी और जी एक जी। क्वेश्चन हमारे पास आया है, मैम प्लीज एक्सप्लेन इंटरकरेंट मेडिसिन। देखिए, इंटरकरेंट मेडिसिन हम हर उस मेडिसिन को बोलते हैं जो मेडिसिन कोई पेशेंट का केस टेकिंग स्टार्ट हुआ है, और आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ दैट केस टेकिंग वी आर नॉट अनेबल टू फाइंड दैट मेडिसिन कि इस पेशेंट को क्या देना है। और उसके बाद फिर हम पेशेंट को खुलने के लिए जो बीच में दवाई देते हैं, जिसके बाद हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कस करते हैं, तो उसको इंटरकरेंट मेडिसिन बोलते हैं। एंड स्पेसिफिकली आज के जनरेशन में मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसके अंदर कि आपने इंटरकरेंट मेडिसिन पेशेंट को दी ना, उसके बाद पेशेंट की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पेशेंट को जरूरत ही नहीं पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की, बिकॉज इंटरकरेंट मेडिसिन उसको इतना अच्छा। तो जो स्टार्टिंग ऑफ द केस टेकिंग टिल द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बीच का जो रहता है, दैट इज इंटरकरेंट मेडिसिन। पाइल्स पेशेंट को क्या मेडिसिन दिए, देखिए, ये किसने पूछा है? हाँ, ठीक है। पाइल्स के पेशेंट को ऑलवेज उसको सी देखिए, पाइल्स का पेशेंट एक ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा जो ऑलरेडी सफर्ड आएगा। वो आपको 1 घंटा 2 घंटा का केस टेकिंग लेने ही नहीं देगा आपको। तो मैं ये पीपीटी और ये अपना फास्ट ट्रैक जो भी रिकॉर्ड है वो दीपमाला मैडम के साथ शेयर कर दूंगी। मैम प्लीज पार्टिसिपेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। तो स्पेसिफिकली आपको स्पेसिफिक मेडिसिन पाइल्स के लिए जो बोरिक में प्रिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी, वो आपको देनी है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपको देखने के लिए सिर्फ पेशेंट का बिल्ट मिलेगा। पेशेंट आपको बोलेगा नहीं कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ था, फिर मैं बड़ा हुआ तो मेरे साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये, वो पूरी केस टेकिंग आपको देगा नहीं। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि पेशेंट पाइल्स के साथ आपके पास आया है और आपने उसको सीधा का सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल दे दी विद इन 15 मिनट्स, आपने उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। मेरा पेशेंट जो पाइल्स का था उसके अंदर मैंने उसे रतानिया दी थी वाटर पोटेंसी के अंदर। रिपीटेशन था फॉर द फर्स्ट 1 आवर, क्योंकि पेशेंट बहुत पेनफुल कंडीशन में आया था। तो ओपीडी में बैठ के ही उसको मैंने पेशेंट को रतानिया 30 का वाटर पोटेंसी दिया, 4 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में, और एवरी 15 मिनट उसको रिपीट करने के लिए बोला टिल 1 आवर विद इन माई ओपीडी ओनली, सो दैट आई कैन सी कि उसका पेन खत्म हो जाए। एंड आफ्टर द पेन गेट ओवर मैंने उसे सिर्फ प्लेसिबो दी थी और घर भेज दिया था। जो पेशेंट को नहीं पता था, पेशेंट को तो यही कि हमने उसे मेडिसिन दी है।
जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गॉल स्टोन का क्या मेडिसिन? अरे एकदम एकदम मेडिसिन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ रहे हैं सब लोग। चलिए, देखिए, मेरे गॉल स्टोन वाले पेशेंट को मैंने नक्स वॉमिका दी थी। आपके गॉल स्टोन वाले पेशेंट अलग बिल्कुल हो सकते हैं। मेरे क्या कहते हैं, मैं बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट यहाँ अहमदाबाद में वर्क कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर हूँ। तो मेरे गॉल स्टोन के पेशेंट बिहार में बहुत सारे हैं। जब भी हम जाते हैं और वहां पे होम्योपैथिक मेडिसिन में बैठते हैं, अपनी डिस्पेंसरी में बैठते हैं, तो पटना जिला की मैं हूँ, तो वहां पर जाकर के मुझे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं। बट मेरे पेशेंट को मैंने नक्सवामिका दी थी। अगेन नक्सवामिका दी थी, और नक्सवामिका 1 ml दी थी, क्योंकि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी थी। वो पूरा पिक्चर था नक्सवामिका का, तो उसके अंदर कुछ इफ एंड बट नहीं लगा। और पेशेंट पेन में आया नहीं था। गॉलस्टोन वाले पेशेंट को वंस इन अ वाइल पेन होता है, बट गॉलस्टोन वाला पेशेंट स्पेसिफिकली आपके पास आएगा रिपोर्ट लेके खाली, कि ये मेरे आया है रिपोर्ट में और सर्जन ने बोला है सर्जरी करो, तो डॉक्टर मैं क्या कर लूं अब। तो वो इस तरीके से आपके पास आएगा, तो उसमें आप उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाल सकते हैं। जी मैम। मुझे अब बहुत डॉक्टर, बहुत बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स दिख रहे हैं, डॉक्टर राम सर, डॉक्टर सुभाष सर। तो मैं सबको बस नमस्ते करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया है, और मतलब इतना लाइवली। नॉर्मली मैम ऐसा होता नहीं है कि कोई भी वेबिनार चालू रहे, सबके सब अपना अपना वीडियो ऑडियो सब ऑफ करके खाली ऑन करने के लिए ऑन कर लेते हैं। लेकिन मैं बहुत हैप्पी फेसेस देख रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने हैप्पी फेसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। जितने भी आपको वीडियो जो है सब बेसिकली बिहार से ही हैं। अच्छा, तो मैं भी बिहार से ही हूँ, पटना जिला डॉक्टर से। राम, हाँ, मैं गया मैं जिला से, डॉक्टर समझ राम रही हूँ। परवेश मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं। मधुबनी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मेरा ससुराल है सर। मैं भी वहीं से बिलोंग कर रही हूँ, लेकिन वेबिनार मेरा, में इन सब की चर्चा नहीं करना। हाँ हाँ। पर्सनल नहीं। सर आप म्यूट, डॉक्टर राम सर आप अनम्यूट करिए डॉक्टर अपने राम, आप को, हाँ सुनाई डॉक्टर नहीं राम, दे रहा। राम परवेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जस्ट मिनट वेट सर, मैं आपको अनम्यूट हाँ कर रही हूँ। चलिए, थैंक यू डॉक्टर दीपमाला। और बात सुनने के बाद लगा कि पटना की है, और हम पटने जिला के ओरिजिनल है, मसौरी के, समझे अरे ना। सर, सर बहुत बहुत प्रणाम सर, बहुत बहुत हाँ, प्रणाम। और बहुत अच्छा लगा आप जो भी दिए। तो हमारा हैंडमैन साहब लिख दिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में, जी है ना। जी इन दिस पोजीशन एंड क्रोनिक एंड एक्यूट, है ना, जी एक्यूट और जी क्रोनिक, सर्जिकल जी। एंड नॉन सर्जिकल। यस तो सर, यस सर। एक्यूट, एक्यूट सर्जिकल यदि अपेंडिसाइटिस है, फलना है, तो उसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे, तुरंत जो है हम्म। दे देंगे, है ना। अब हाँ जी, हाँ पाइल्स जी। है ना, पाइल्स वगैरह है, या वेनस जो है, इसमें जो है हम लोग दवाई देते हैं। पाइल्स में तो बहुत दवाई होम्योपैथिक में ठीक होता है। बहुत ज्यादा है तो सर, जी आप सर। आपने फास्फोरस, फास्फोरस और इसमें पूछे थे ना, फास्फोरस और हेमामेलिस। हेमामलिस, हेमालिस, जी हाँ, जी हमको सर। झटका से अनम्यूट कर रहे थे, वही में नहीं किया, तो हाँ हम जी सर। लिखा गया कुछ। तो हेमामलिस में जो है टेंडरनेस होता है ना, जी सर। टेंडरनेस होता है, और विथ सोरनेस होता है ना। जी और जी सर। फास्फोरस में चमकीला होता है ना, हाँ जी सर। रेड होता है, और जमता नहीं, बहुत कम हम्म जमता, हम्म। पतला होता है, समझिए। तो बहुत अच्छा लगा आपने जो सर्जिकल का जो है, बिफोर सर्जिकल जो दवाई बताए, आर्निका, कैमेमुला, समझे ना, आर्निका, कैमेमुला, अस्टिफिगेरिया, तो बहुत बढ़िया बताए। आफ्टर आफ्टर अस्टिफिगेरिया, समझे ना, बहुत सा जी दवाई, सर। लॉट ऑफ मेडिसिन बताए, लेकिन समय कम है, समझे जी ना, सर, जी इसीलिए सर। हम आपसे जो है, लेकिन अथी में आप जो है चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल बिल्कुल दीजिएगा। सर। बिल्कुल हाँ, सर। अब बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। और थैंक यू सो मच सर। बहुत जानदार शानदार, दीपमाला मधुबनी के है, रिलेशन में है, समझे ना। और जानदार शानदार, इसी तरह से आते रहिए, घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी का व्यवस्था होना जी सर। चाहिए। सर ठीक मैं तो है बस जी। सर, मेरी बस यही चाह है, मैं बस यही चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे, मैं एक छोटा सा बडिंग रिसर्चर भी हूँ सर। मैं रिसर्च ओ, भी करती हूँ अब न्यू मेरी होम्योपैथिक बेटी, ड्रग मेरी रिसोर्सेज बेटी, पे। मेरी बेटी आयुष मंत्रालय में आ रहा है, समझे जी ना। जी जी। जी एन सर। आई एस से, सर अब NIS हमारा, से पढ़ी है। हाँ और सर अब हम लोग अहमदाबाद में आगे हमारी नहीं बढ़ सकते।
सर अब हम हाँ लोग चलिए आगे मैम, नहीं बढ़ समय का, सकते हैं। जी मैम, जी मैम, हाँ, जी मैम, यस समय यस का डॉक्टर अभाव है। विनीता, हाँ हाँ समय का अभाव, हमारा हिंदी सेशन अब का टाइम भी अब खत्म हो गया, अब हम लोग इसे एंड करेंगे और हमारा नेक्स्ट सेशन इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो थैंक यू मैम, आप ऐसे ही आइए, अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए। जी जी धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच सर। हाँ, नाउ इट्स टाइम फॉर इंग्लिश सेशन। डॉक्टर धनीश सर, ओवर टू यू सर।